लिटिल एक्ट ऑफ काइंडनेस। वो रोज एक ही रेडी से माल्टे खरीदता था। बूढ़ी औरत शहर के दरमियान माल्टों की रेडी लगाती थी। औरत और उसकी रेडी दोनों बूढ़ी थी। औरत के चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। देखने में यूं महसूस होता था जैसे किसी ने लट्ठे के रुमाल को धोकर सूखने के लिए तार पर डाल दिया हो और जब इसे उतारा हो तो इस पर मछलियां पकड़ने वाले जाल की तरह झुर्रियां ही झुर्रियां हों। इसकी डेयरी भी टेढ़ी और बोसीदा थी और इसके पास माल्टों की वैरायटी भी ज़्यादा नहीं होती थी। शायद 10-15 दर्जन होंगे, लिहाजा गाहक इसके करीब से गुजरकर दूसरी रेड़ियों की तरफ चले जाते थे। दाएं बाएं रेड़ियां अच्छी भी थी और इनके पास फ्रूट भी ज्यादा होते थे। चुनाचा बूढ़ी औरत के दाएं बाएं गाहकों की रेल फेल होती थी, जबकि वो खामोश खड़ी कभी अपनी उजड़ी हुई रेड़ी को देखती थी और कभी सामने रखे माल्टों को। और वो यानी वापडा का वो क्लर्क हमेशा इसी बूढ़ी औरत से माल्टे खरीदता था। बूढ़ी औरत जिस दिन रेडी नहीं लगाती थी, इस दिन वो खाली हाथ घर चला जाता था। वो कौन था? वो वापडा में क्लर्क था। सारा दिन फाइलों की बकबक में फंसा रहता था और शाम अपनी पुरानी और थकी हुई मोटरसाइकिल पर घर निकल जाता था। लेकिन नहीं, रुकिए, वो रास्ते से अपनी बीवी को भी पिक करता था। इसकी बेगम स्कूल टीचर थी। स्कूल के वक्त के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी और खावंद का इंतजार करती थी। क्लर्क दफ्तर से निकलकर बीवी को लेता था और फिर दोनों घर के लिए रवाना हो जाते थे। लेकिन नहीं नहीं नहीं, ये दोनों इसी रास्ते से माल्टे भी खरीदते थे और सिर्फ इसी बूढ़ी औरत से खरीदते थे। अब माल्टे खरीदना भी कोई जुर्म नहीं है। दुनिया में हजारों बल्कि लाखों लोग रोजाना फ्रूट खरीदते हैं, लेकिन असल मसला बिल्कुल मुख्तलिफ था। माल्टे खरीदने के बाद क्लर्क एक सेहतमंद और बड़ा माल्टा छीलता था, इसमें से एक कश तोड़कर खाता था और फिर पूरा माल्टा बूढ़ी औरत को देकर कहता था, ये खट्टा है, जरा इसे चेक करो। बूढ़ी औरत चखती थी और हंसकर कहती थी, बाबूजी ये तो मीठा है। सुनकर क्लर्क हंसता और कहता था, अच्छा फिर ये तुम ही खाओ। इसके बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट करके घर रवाना हो जाता था। बीवी रोजाना ये खेल देखती थी। इसने एक दिन इससे कहा, तुम रोज ये क्या ड्रामा करते हो? पका हुआ मीठा माल्टा छीलते हो और उसे बूढ़ी औरत को देकर कहते हो, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। क्लर्क ने हंसकर जवाब दिया, तुम किसी दिन गौर से इस औरत के चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें इस पर गुर्बत के साथ भूख भी नजर आएगी। इसके पास माल्टे कम होते हैं, लिहाजा ये अपना फल खाकर चेक नहीं करती। मैं दिन में सिर्फ एक अच्छा काम करता हूँ, मैं इसे एक माल्टा खिला देता हूँ। मैं रोज देखता हूँ कि ये जूं ही माल्टे की मिठास महसूस करती है तो एक लम्हे के लिए इसके चेहरे की गुर्बत फसपा हो जाती है और वहाँ इत्मीनान और सुकून का एक साया लहरा जाता है। मैं ये सारा ड्रामा इस एक लम्हे के लिए करता हूँ। मैं दिन के वक्त चाय नहीं पीता, इसके पैसे बचाता हूँ। मोटरसाइकिल तेज चलाकर पेट्रोल की बचत करता हूँ। तुमसे 10-12 रुपए उधार लेता हूँ और फिर माल्टों की रकम जमा करके यहाँ आ जाता हूँ। माल्टे खरीदता हूँ और इसमें से एक अच्छा और मीठा माल्टा तलाश करके इसे खिला देता हूँ। और तुम रजिया, यकीन करो, ये मेरी सारे दिन की वाहिद नेकी होती है। क्लर्क की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। इसने इसका हाथ पकड़ा और होंठों से लगा लिया। इसे मालूम नहीं था कि इसके घर में इतना बड़ा वली पल रहा है। वो दोनों इकट्ठे वापस जाते थे। नौजवान उस्ताद के पास सवारी का बंदोबस्त नहीं था, जबकि इसके कोलीग के पास गाड़ी थी, लिहाजा वो रोज इसे ड्रॉप करता था। इनका मामूल था कि वो कॉलेज से निकलते थे, गाड़ी में बैठते थे और घर के लिए रवाना हो जाते थे। गाड़ी का मालिक रोजाना मोहल्ले की मार्केट में रुकता था, गाड़ी साइड पर लगाकर उतरता था, चलकर दूर जाता था, जमीन पर बैठे बूढ़े छाबड़ी वाले से मुरझाई हुई सब्जी खरीदता था और फिर लिफाफे गाड़ी की पिछली सीट पर रखकर आगे चल पड़ता था। ये रोज का मामूल था। रोज एक ही जगह रुकना, गाड़ी से उतरना, एक ही बूढ़े से सब्जियां खरीदना और फिर आगे रवाना हो जाना। नौजवान उस्ताद ये मंजर देखता था। एक दिन इससे रहा नहीं गया। इसने अपने सीनियर कुलीग से पूछ लिया, सर आप इतनी सब्जियों का क्या करते हैं? कुलीग ने हंसकर जवाब दिया, हम ये पकाते हैं और खाते हैं। जूनियर उस्ताद का अगला सवाल था, मेरी मालूमात के मुताबिक आप सिर्फ 2 मियाँ बीवी हैं, क्या आप दोनों रोजाना इतनी सब्जियां खा जाते हैं? कोलीग ने कहका लगाया और कहा, हरगिज नहीं, मैं आधी सब्जियां मोहल्ले में तकसीम कर देता हूँ। हमारे दाएं बाएं बहुत से लोग रहते हैं और इन्हें भी सब्जियां चाहिए होती हैं, लिहाजा मेरी बीवी ये इनमें तकसीम कर देती है। पूछने वाले की हैरत में इजाफा हुआ और इसने पूछा, लेकिन आप सिर्फ एक ही बूढ़े शख्स से सब्जियां क्यों खरीदते हैं? पूरी मार्केट दुकानदारों से भरी है, इनके पास ज्यादा वैरायटी है, मगर आप इन्हें छोड़कर दूर जाते हैं और नीचे बैठकर इस बूढ़े से खरीदते हैं जिसे नजर भी नहीं आता और इससे सब्जियां तोली भी नहीं जाती।
कोलीग ने कहका लगाया, थोड़ी देर रुका और फिर मुस्कुरा कर बोला, मैं इसलिए इस बूढ़े के पास जाता हूँ कि इसके पास सब्जियाँ भी कम होती हैं और गाहक भी। मैं इसका वाहिद गाहक होता हूँ। मुझे महसूस होता है कि मैं जिस दिन इसके पास नहीं आऊँगा, ये इस दिन शायद खाली हाथ घर वापस जाएगा। पूरे बाजार में इसका कोई खरीदार नहीं होता। ये भरी दुकानों के दरमियान जमीन पर बैठकर चुपचाप खरीदारों का इंतजार करता है, लिहाजा मैं इसके पास चला जाता हूँ और इसकी सारी सब्जियाँ खरीद लेता हूँ। जूनियर उस्ताद ने हैरत से ये दास्तान सुनी और फिर पूछा, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? सीनियर कोलीग ने संजीदगी से जवाब दिया, मेरी ज़िंदगी में शायद फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी जगह से सब्ज़ी खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरी इस छोटी सी कोशिश से इस बूढ़े की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और ये और इसकी बीवी दोनों अकेले रहते हैं। इसकी बहू और बेटे का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। बीवी बीमार है। ये रोज़ बीवी को पैम्पर पहनाकर मंडी आ जाता है, सब्जी लाता और चुपचाप यहाँ बैठ जाता है। सब्जी बिक जाती है तो 300-400 रुपये लेकर घर चला जाता है। खाना बनाता है, बीवी को नहलाता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मैं इन दोनों की ज़िंदगी तब्दील नहीं कर सकता, इनके दुख में भी कमी नहीं कर सकता, लेकिन इसकी सब्जी खरीद कर इसे जल्द घर ज़रूर भिजवा सकता हूँ और मैं ये रोज़ करता हूँ। शायद अल्लाह ताला को मेरी ये छोटी सी खुफिया नेकी पसंद आ जाए। जूनियर उस्ताद की आंखों में आंसू आ गए। इसने सीनियर कोलीग का हाथ पकड़ा और इसे पागलों की तरह चूमने लगा। इसके सामने एक वली बैठा हुआ था। हम ब्लू एरिया से गुजर रहे थे। हमारे सामने चौक में भिखारी बच्चों का एक पूरा लश्कर खड़ा था। मेरे दोस्त ने शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा और लज्जाहत से कहा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं 5 मिनट में नमाज पढ़ लूँ। मैंने हंसकर जवाब दिया, सर क्यों नहीं, हमारे पास वक्त ही वक्त है। इसने ड्राइवर को इशारा कर दिया। ड्राइवर ने सिग्नल क्रॉस करके गाड़ी खड़ी कर दी। वो गाड़ी से उतरा, कोट उतार कर सीट पर रखा, डिग्गी खोली, इसमें से क्रेट निकालकर फुटपाथ पर रखा और ऊंची आवाज़ में भिखारी बच्चों को आवाज़ें देने लगा। एक बच्चे की नज़र इस पर पड़ी। इसने ऊंची आवाज़ में दूसरे भिखारी बच्चों को इसकी तरफ मुतवज्जा किया और इसके बाद तमाम बच्चों ने गाड़ी की तरफ दौड़ लगा दी और फिर चंद ही लम्हों में मेरा दोस्त भिखारी बच्चों में घिर चुका था। इसके दाएं बाएं 3-4 दर्जन बच्चे थे और वो सब ऊंची आवाज़ में कहका लगा रहे थे। इसे बार बार कह रहे थे, चाचा आज तुम मुझे 2 बर्गर दोगे। मेरे दोस्त ने क्रेट खोला और इसमें से बर्गर निकालकर इन्हें देने लगा। तमाम बच्चों को बर्गर मिल गया। इसके बाद इसने इन्हें दूध की बोतलें दे दी। बच्चे खड़े होकर बर्गर खाने और दूध पीने लगे। वो कहके लगा रहे थे और वो इत्मीनान से इनके दरमियान खड़ा था, जबकि मैं गाड़ी के शीशे से हैरत से इन्हें देख रहा था। बच्चे शायद भूखे थे। उन्होंने 10 मिनट में बर्गर और दूध की बोतलें साफ कर दी। इसने इत्मीनान से बर्गर के रैपर्स और दूध की खाली बोतलें इकट्ठी की, क्रेट में रखी और ड्राइवर ने क्रेट उठाकर डिग्गी में रख दिया। वो गाड़ी में वापस आया और हम आगे रवाना हो गए। मैंने इससे पूछा, ये क्या था? इसका जवाब था, ये मेरी छठी नमाज थी। मैं 5 नमाजों के साथ रोज़ाना ये नमाज भी पढ़ता हूँ। 10, 20, 30 बर्गर्स बनवाता हूँ, इतनी ही दूध की बोतलें लेता हूँ और किसी ऐसे चौक में जहाँ भिखारी बच्चे ज़्यादा होते हैं, इनमें ये सामान तकसीम कर देता हूँ। इन्हें अपने सामने खिलाता पिलाता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या बारी ताला मुझे ऐसे ही तौफीक देता रहे ताकि मैं अपनी औकात के मुताबिक तुम्हारे लोगों की खिदमत कर सकूं। और इसके बाद घर वापस चला जाता हूँ। मैंने लपक कर इसका हाथ पकड़ा और इसे चूम लिया। मैं भी इस वक्त एक वली के साथ सफ़र कर रहा था।